कंपनी में फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर आप हो और ये कंपनी आपने शुरू की थी 2009 में। हमने शुरू किया था 2009 में विद द पार्टनरशिप फर्म एनलॉन केमिकल और मेरा बैकग्राउंड केमिकल का था। मुझे मालूम था कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है, कहाँ पे क्या बनाना है। केमिकल शुरू से ही आपको पसंद था कि केमिकल में ही रहूंगा और केमिकल के ही कामकाज करूंगा? केमिस्ट्री शुरू से पसंद था और केमिस्ट्री की वजह से मुझे मालूम था कि ये सब चीज़ ऐसी है जिसमें कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी है और कुछ कर सकते हैं। तो 2015 में एनलॉन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को हमने कन्वर्ट किया एनलॉन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में और फिर हमने अपना खुद का प्लांट एस्टेब्लिश करना चालू किया। स्ट्रेस आता है जीवन में या कंपनी में या कामकाज में, एज अ प्रमोटर आप क्या सोचते हो? मेरे को एक चीज़ मालूम है कि कुछ भी स्ट्रेस आए कुछ भी आए बट वो अपना सॉल्यूशन टाइम के साथ मिल ही जाता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जो स्प्लिट है वो क्या है? सी राइट नाउ वी आर मोस्ट नमस्कार, बिजनेसनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और लगातार अलग अलग कंपनियों से हम बातचीत करते रहते हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हम हैं आज राजकोट में और राजकोट में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनलॉन हेल्थ केयर की मैनेजमेंट मौजूद है। श्री पुनीत रसाड़िया साहब मौजूद हैं जो ये कंपनी के चेयरमैन भी हैं और एमडी भी हैं। पुनीत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक साल के अंदर आईपीओ और एक्विजिशंस, ऑल टाइम हाई पर नंबर्स, ऑल टाइम हाई पर शेयर, इतना कुछ है पूछने के लिए, वहां तो आएंगे ही। लेकिन उन सबसे पहले दोनों प्लांट मैंने आपके चेक किए, दोनों प्लांट की एंट्रेंस पे बढ़िया भगवान की मूर्ति है। ऐसा क्यों? आपने मतलब आते ही सारे प्लांट की एंट्रेंस पे रखा हुआ है? क्योंकि आते जाते सबको उसका आशीर्वाद मिलते रहे, हमको भी मिलते रहे और पूरे स्टाफ को भी मिलते रहे। तो भगवान के श्री गणेश के साथ ही शुरुआत करता हूँ। एनलॉन हेल्थ केयर, ये एनलॉन शब्द कहाँ से उठा? एनलॉन आयरिश वर्ड है और उसका मतलब है चैंपियन एंड हमको वो बनना है, तो इसके लिए वी फाउंड द नेम एनलॉन। तो कंपनी में फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर आप हो। हाँ। और ये कंपनी आपने शुरू की थी 2009 में। 2009 में तो जरा कुछ जाना बैकग्राउंड पे। हमने शुरू किया था एक्चुअली 2009 में विद द पार्टनरशिप फर्म एनलॉन केमिकल और मेरा बैकग्राउंड केमिकल का था। सो मुझे मालूम था कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है, कहाँ पे क्या बनाना है। तो एक छोटे से R&D लैब सेटअप से हमने वो स्टार्ट किया था। हम लोग टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप कर रहे थे और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के साथ हमारी टेक्नोलॉजी से हमारी प्रोडक्ट्स बनवा रहे थे। बेसिकली हम लोग फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट ही बनवा रहे थे और कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग हमारे पास था, तो वहाँ से बनवा के हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। सो फर्स्ट ईयर आई गेस 2010 वहाँ से स्टार्ट किया और ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। तो जो मुझे पता है कि आपने एक इनिशियल कैपिटल से शुरू किया था 1-1.5 लाख रुपए के। हाँ, और उसमें 50,000 रुपये उधार थे। एग्जैक्टली। तो वो 50,000 रुपये उधार से जो जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे करके जब आईपीओ आया 10-12 साल 15 साल बाद, तो ये 15 साल की जर्नी में कैसा लगा जब बेल बजाई होगी? याद आया वो 50,000 रुपये का भी उधार लिया था? वो फीलिंग कुछ अलग है और सही में मुझे ऐसा लगा दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। हमको पूरा सीढ़ी मिल गया है। नाउ देयर इज नो एनीथिंग कि हमको कहीं पे कोई रोक पाए। ओके। जो 10-15 साल इन्वेस्ट करना था वो कर दिया। तो केमिकल शुरू से ही आपको पसंद था कि केमिकल में ही रहूंगा और केमिकल के ही कामकाज करूंगा? वो पता नहीं मेरे को आई गेस फ्रॉम 2000 और 2002 केमिस्ट्री शुरू से पसंद था और केमिस्ट्री की वजह से मुझे मालूम था कि ये सब चीज़ ऐसी है जिसमें कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी है और कुछ कर सकते हैं। और बीइंग ऑर्गेनिक, आई एम ए ऑर्गेनिक केमिस्ट, तो वो मेरे लिए सब्जेक्टिव भी था, तो थोड़ा दूसरों की कंपेयर में इजी था समझना, बट अदरवाइज मोस्टली द मार्केटिंग कमर्शियल पार्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व ओवर दैट। तो एक समय पर आपको स्कॉलरशिप भी मिला था। हाँ। इसी प्रोडक्ट, इसी सब्जेक्ट को लेके? यस, मुझे इंडियन यूरोपियन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में इरास्मस करके यूरोप का हाईली रेप्यूटेड स्कॉलरशिप है, वो 2008 में वो एज ए PhD स्कॉलर मिला था। सो मैं बेल्जियम में वर्क कर रहा था वहाँ पे कैथोलिक यूनिवर्सिटी ल्यूवेन में। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट सब ख़त्म करके इंडिया वापस आया और अनफॉर्चुनेटली मैंने PhD ड्रॉप आउट कर दिया कंपनी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो जब शुरू किया
तो सबसे पहला ऐसा तो नहीं है कि आप आए और आपको लगा कि ये बाजार बिल्कुल खुला है, कुछ भी करना शुरू कर दो। नहीं। तो पहला जो ब्रेक थ्रू था वो क्या था, और कहाँ से आपको लगा कि ये जगह पे गैप है, इसको मैं फिल कर सकता हूँ? सी हमको इतना पता था कि देर आर सो मेनी थिंग्स इन केमिस्ट्री में कि जहाँ पे आपका अपर एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस और प्रोडक्ट में हो सकता है। और मुझे मेरी स्ट्रेंथ मालूम थी, पर्टिकुलर कोई केमिस्ट्री है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हमारे पास अपर एंड था। तो हमने जो भी इंटरमीडिएट्स वगैरह स्टार्ट किए उसकी मार्केट रिक्वायरमेंट हमें मालूम थी। और दूसरा, मेरे जितने भी पुराने कॉन्टैक्ट्स थे उससे पता था कि ये प्रोडक्ट अगर मैं बना के दे सकता हूँ देन दे कैन स्टार्ट इमीडिएटली बाइंग फ्रॉम अस। तो हमने शुरू किया एक प्रोडक्ट फेक्सोफेनाडिन इंटरमीडिएट से 2010 से। एंड हमने वो चाइना ही एक्सपोर्ट करना चालू किया। तो 2010 में? 2010 में। तो कंपटीशन वहाँ पे ही ख़त्म कर दिया कि मेरे लिए कॉम्पिटिटर कोई था ही नहीं अगर हम लोग चाइना दे रहे हैं। और वो कंटिन्यूसली आई गेस अराउंड 4 से 5 साल हुआ। उसके बाद जैसे जैसे दूसरे प्लेयर आते रहे, कंपटीशन आ रहा था, वो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर से, बट हमने फिर दूसरे प्रोडक्ट में कहीं पे वो डाइवर्सिफाई कर दिया था। तो चाइना में आपने शुरुआत करी, धीरे धीरे ये एक्सपेंशन शुरू हुआ। एनलॉन हेल्थ से, मतलब एनलॉन जो शुरू पार्टनरशिप फर्म थी और हेल्थ में कन्वर्जन है, ये ड्यूरेशन कैसा रहा? एक्चुअली उसमें ऐसा था, 2013 में हमने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली वी शुड हैव आवर ओन प्लांट। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक कंपनी एस्टेब्लिश की, एनलॉन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2013 में, जिसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी चेक कर रहे थे कहीं पे इन्वेस्टमेंट का जहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक ले और हमारा ये R&D वाला जो सेटअप है उसको यूटिलाइज करें। बट समाउ वो नहीं हो पाया और हमारे पास एक दूसरा अपॉर्चुनिटी आया अपना खुद का प्लांट बनाने का। तो 2015 में एनलॉन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को हमने कन्वर्ट किया एनलॉन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में, और फिर हमने अपना खुद का प्लांट इस्टेब्लिश करना चालू किया। तो 2015 में जो आपने प्लांट लगाया वो एक जापानीज फर्म के लिए प्लांट था। तो वो प्लांट की शुरुआत कैसे हुई और कितना बड़ा ब्रेक थ्रू था वो जापानीज से हुआ कुछ? एक्चुअली हम लोग 2013 में एक जापानीज कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है, उसके लिए कोई इंटरमीडिएट बना रहे थे जिसमें हमारी प्रोसेस पेटेंट थी, और जिसकी वजह से हमारा प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस इज मच मच लोअर देन द चाइनीज सप्लायर। सो वी हैव सप्लाइड देम फॉर 2 years। और उसके बाद जो भी मेरे दोस्त वगैरह वहाँ पे थे मैनेजमेंट में, उसने ही बोला कि आप अपना खुद का प्लांट लगाओ, हम लोग आपसे इंटरमीडिएट की जगह पे API लेने में इंटरेस्टेड है। ठीक है। वो प्लानिंग करके हमने 2016 में खुद का प्लांट वगैरह चालू किया, और आई गेस 2018 में समवेयर अराउंड फरवरी और मई तक वो मार्च तक वो रेडी हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रोडक्ट के लिए प्लांट बनाया था वो जापानीज कंपनी का जेनरिक डिवीज़न कोई दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और वो प्रोडक्ट उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आपने एक प्लांट बनाया एक प्रोडक्ट के लिए, और जब वो प्लांट बन के रेडी हुआ वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया। यस। क्या स्टेट ऑफ माइंड थी उस समय? उस टाइम पे थोड़ा सेटबैक था, बट आई थिंक हमारे पास काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स हमने डेवलप करके रखे थे जो हमको मालूम था एटलीस्ट हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे फॉर इनिशियल स्टेज, और एटलीस्ट ब्रेक इवन तक ले आएंगे। तो हमने वो चूज़ किया जहाँ पे लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जहाँ पे इमीडिएटली कैश कन्वर्जन हो सकता है और कैश फ्लो आ सकता है। तो API डेवलपमेंट सब चालू रखा। मीनवाइल वी हैव स्टार्टेड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग, जो कमर्शियलाइज काफ़ी कम टाइम में हो सकता है और जहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो सकता है। तो उस समय पर 2018 में उस प्लांट पे कितना खर्चा किया था आपने? आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ 40 CR के आसपास। तो 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा के जब ये लगा कि यहाँ से तो आउटपुट शायद जीरो हो जाएगा, शायद क्या झटका लगा या कुछ घबराहट हुआ? नहीं सुमित, मैं शुरू से मेरे को डर नहीं लगता है, मेरा विल पावर भी उतना है और मेरा डेयरिंग भी इतना है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, बट ऐसा था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अभी इतना 10 साल का एक्सपीरियंस था मार्केट का, तो ये नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे। बट खैर वो उसमें टाइम लगता है, तो एक वो मेजर कंसर्न था कि टेम्पररी जो भी क्रंच आएगा उनसे ओवरकम कैसे करना है, क्या फर्दर डेट करना है या फंड रेज कैसे करना है। सो दैट वाज ऑलवेज गोइंग इन माइंड। बट हाँ, वो टेंशन वाला टाइम तो था ही। तो ऐसा सिचुएशन जब कभी आता है कि ये पहली बार नहीं आया होगा, उसका कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें और आई, तो ऐसा जब कभी स्ट्रेस आता है जीवन में या कंपनी में या कामकाज में, एज अ प्रमोटर आप क्या सोचते हो?
मेरे को एक चीज़ मालूम है कि कुछ भी स्ट्रेस आए कुछ भी आए बट वो अपना सॉल्यूशन टाइम के साथ मिल ही जाता है, और मेरा नेचर के हिसाब से मैं काफ़ी पॉजिटिव वो विल पावर रखता हूँ, तो मेरे को सॉल्यूशन मिल ही जाता है, थोड़ा टाइम भले लगे बट तो कुछ आप ना कुछ बिलीव ये रखते हो कि चलते रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। एक चीज और, आज आप 15-17 साल बाद अपने आप को देख रहे हो, मान लो अगर आज आपको पलट के देखना हो खुद को, तो 2009-10 का जो पुनीत थे और आज 2026-27 की जो पुनीत है, क्या बड़ा डिफरेंस देखते हो अपने अंदर? पहले मैं कम काम करता था, अभी वो भूख थोड़ी ज़्यादा हो गई है। और अभी आगे? पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, पहले पैसे के लिए करता था। तो अब किस चीज के लिए काम ज्यादा है? अभी ऐसा है कि अभी कुछ करना है, मतलब खुद का हो गया, कंपनी बन गई है, सेटल सब हो गया है। नाउ वी कैन डू समथिंग कि जहाँ पे इंडिया को रिकॉग्नाइज कर पाए। तो इंडिया में आप क्योंकि चाइना के साथ इतने साल से डील कर रहे हो, और चाइना को हमेशा कॉस्ट का एज रहा है हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग में, तो कोई ऐसी जगह जहां आपको लगता है कि ये चाइना को इंडिया में है पोटेंशियल पछाड़ने का, या कोई चीज़ जिसके ऊपर इंडिया अगर काम करे तो शायद चीज़ें और बेटर हो जाए? मेरे ख्याल से इंडिया का अपर एंड है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पार्ट, क्वालिटी सिस्टम। उसकी रीज़न की वजह से ही वी आर द लार्जेस्ट जेनरिक मैन्युफैक्चरर फॉर द वर्ल्ड। तो इंडिया कैन बी द ग्लोबल फार्मेसी फॉर होल वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग चाइना को बीट कर पाएंगे। खैर मास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बट क्वालिटी सिस्टम और क्वालिटी एडोप्शन वो हमारे पास जो अभी है, उसमें हम लोग चाइना को कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ये मान के चलूँ कि क्या हमारे जिस तरीके से हम रेगुलेशंस को देखते हैं, या जिस तरह की रेगुलेटरी चीज़ों के ऊपर हम कंप्लायंस पे काम करते हैं, चाइना में ऐसा रेगुलेशन नहीं है, कंप्लायंस नहीं है? नहीं, वहाँ पे भी रेगुलेशन तो है बट चीज़ ऐसी है कि भी नाउ दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हमसे काफ़ी बढ़ गया है। ओके। उसके लिए वो रेगुलेटरी कंप्लायंस करना और उसके बाद इंडिया को कॉम्पीट करना, नाउ इट इज़ नॉट ईजी, ओके, जो आज से 10-15 साल पहले था। के बारे में तो और आगे मैं बात करता ही रहूँगा, लेकिन आता हूँ जरा प्रोडक्ट पे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट इतना आसान आम आदमी के समझ में नहीं आने वाला है। इंटरमीडिएट एक वर्ड आपने भी यूज़ किया, और एपीआई दूसरा वर्ड यूज़ किया, तो जरा ये इंटरमीडिएट और एपीआई सरल भाषा में क्या चीज़ होता है? सी, एपीआई इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो कोई भी मेडिसिन है उसका जो एक्टिव कंटेंट है उसको एपीआई बोलते हैं, और वो एपीआई बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स है वो जिसमें से एपीआई बन रहा है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट इज बेसिकली केमिकल फॉर विच देर इज़ नो एनी रेगुलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडी। वो स्पेसिफिकली फॉर एफडीए की साइड से कुछ ऐसा रेगुलेशन नहीं है। जहाँ पे आप एपीआई बना रहे हो वहाँ पे आपका एफडीसीए या गवर्नमेंट वो पिक्चर में आती है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी यूज फॉर ह्यूमंस। तो उसका क्वालिटी कंट्रोल रेगुलेटरी पार्ट वो एपीआई के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जो इंटरमीडिएट के लिए कहीं पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। ठीक है। यू हैव टू जस्ट फॉलो द पोल्यूशन एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसी, बट एफडीए कहीं पे कंट्रोल में नहीं है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड एपीआई। तो अभी एनलॉन हेल्थ क्या बनाता है, क्या क्या बनाता है? क्योंकि एपीआई और इंटरमीडिएट तो आप बनाते ही हो, लेकिन बहुत सारी दवाओं के नाम भी हैं जो मैं नहीं बोल पाऊंगा, सो वो ज़रा बताइए क्या क्या कंपनी बनाती है? सी, हम लोग जो बना रहे हैं उसमें मेनली हमारी की प्रोडक्ट्स है वो NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो पेन किलर्स है। ओके। सो उसमें कीटोप्रोफेन, डेक्सकीटोप्रोफेन, लॉक्सोप्रोफेन, दीज आर द 3 मेन प्रोडक्ट्स इन पेन मैनेजमेंट। उसके अलावा हम लोग कार्डियक सेगमेंट में है, फिर न्यूट्रा में है। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विथ ऑलमोस्ट 65 प्रोडक्ट्स, उसमें से 21 प्रोडक्ट के हमने डीएमएफ वगैरह फाइल किए हुए हैं। बट मेजरली ये कीटोप्रोफेन, डेक्सकीटोप्रोफेन और लॉक्सोप्रोफेन में हमारे पास अपर एंड और एडवांटेज है, क्योंकि आई थिंक जो टेक्नोलॉजी और जो प्रोसेस एक्सक्लूसिविटी हमारे पास है, जिसमें हम लोग चाइना को काफ़ी अच्छी तरह से कॉम्पीट कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, इनके कस्टमर तो चलो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन किन किन जोग्राफीज में जाता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जो स्प्लिट है वो क्या है? सी, राइट नाउ वी आर मोस्टली हैविंग द कस्टमर इन डोमेस्टिक, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट के लिए जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह है दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और उसमें आई गेस वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड लास्ट ईयर। तो वो कमर्शियल होने में अभी भी 6 महीने जितना टाइम लगेगा। ठीक है। सो मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस FY27 विल सी द एक्सपोर्ट फिगर्स इन बैलेंस शीट। और दूसरा अभी मोस्टली 90% के आसपास डोमेस्टिक सेल्स हैं,
एक्सपोर्ट स्लोली स्टार्ट हुआ है, बट लेटर ऑन हमारा प्लानिंग है एटलीस्ट 40 से 50% एक्सपोर्ट रहे और 50 के आसपास डोमेस्टिक रहे। तो ये जो प्लान है FY 30 तक, FY 28 FY 28 तक हम मान के चलें कि ऐसा रेशियो आप आ जाएगा। दूसरा, जो मेजर एरियाज हैं, मतलब जिस जिस एरियाज को आप केटर करते हो ग्लोबली, वो कौन से एरियाज रहेंगे? मेनली यूरोप, लेटम, जापान, कोरिया एंड चाइना। तो कंपनी की जो प्लांट्स हैं, 2 प्लांट्स अभी तक हमने देखे, एक आपका पुराना प्लांट जो ऑलरेडी चल रहा है, बाकी आपके नए एक्वायर्ड प्लांट्स हैं। सो एग्जिस्टिंग पुराने प्लांट के सारे अप्रूवल्स हैं वहाँ पर आपको? हाँ, हमारे पास UGMP, EDQM, एनविसा फॉर लेटम, PMDA फॉर जापान, SFDA फॉर चाइना, KFDA फॉर कोरिया, except US FDA, we have almost all the plants. However, our plant is US FDA compliance also. अच्छा, तो क्योंकि आमतौर पे ना फार्मा में जिसने भी सुना होगा ये सुनता है USFDA अप्रूव्ड, सबसे ज़्यादा खबरों में यही आता है USFDA रिजेक्ट कर दिया, ये अप्रूव कर दिया। USFDA कंप्लाइंट है, लेकिन क्या उसकी ज़रूरत होती है कभी? सी, आपको US में कोई प्रोडक्ट या मेडिसिन सप्लाई करना है तो वो मैंडेटरी है US FDA होना। ठीक है। बट आपको स्ट्रेटेजिकली हमारा ऐसा है कि वी आर नॉट टारगेटिंग US अनलेस एंड अनटिल वी आर डूइंग द API, एंड हमारे पास इनफ कैपेसिटी है विच इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट फॉर अदर रीजन्स, जहाँ पे हमने अपने रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल किए। तो एटलीस्ट US राइट नाउ नोटिस हमारे उसमें नहीं है अभी। तो अपनी जानकारी के मैं पूछना चाहूँगा, USFDA बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लाइंट माना जाता है। ये कंप्लायंस वैसे कि आप तो करते ही रहते हो, सबसे टफ कौन सा होता है? हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको ऐसा लग रहा है कि एनविसा जो है ब्राज़ील का, वो USFDA से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके। एक चीज़, आपके जो टॉप 3 पेन APIs हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना आता होगा धंधे में? ऑलमोस्ट 40%। 40% के आसपास। और अगले 3 से 5 साल में क्या इसकी डिपेंडेंसी और डाइवर्सिफाई करोगे आप? नहीं, सी, फार्मा इज नॉट लाइक अ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। फर्स्टली ये तो पहले तो ये हाईली एंट्री रिस्ट्रिक्टेड मतलब बिजनेस है, जिसमें ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली प्रोडक्ट स्टार्ट किया और बना के बेचना चालू कर दिया। दूसरा, इसमें जो रजिस्ट्रेशन अप्रूवल प्रोसेस है वो मिनिमम 3 से 5 साल लगता है। तो सप्लायर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी वेंडर चेंज करना उतना इजी नहीं है। तो यू कैन नॉट चेंज द प्रोडक्ट रेगुलर मीन्स ओपनली। तो जो 3 से 5 साल का कंप्लायंस का पार्ट, मतलब ये पूरे प्रोसेस का पार्ट बोल रहे हो, ये 3 से 5 स्टैंडर्ड है या कुछ केसेस में बढ़ता भी है? अब जापान के लिए जाओ तो वो बढ़ता भी है, डिपेंड्स, बट एवरेज यू कैन से 3 to 5 years फॉर मोस्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट। ओके। अभी जो आपने अपने प्रोडक्ट बताया कि 50 के अराउंड आप प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हो, सो इनकी भी स्टेजेस होती हैं जहाँ तक मुझे समझ के आता है कि कुछ अप्रूवल होते हैं, कुछ अप्रूव्ड होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं। सो ये स्टेजेस कैसे, क्या सिचुएशन है अभी? सी, हमारे पास अभी 21 प्रोडक्ट जिसमें DMF अप्रूव्ड है, रिमेनिंग अदर प्रोडक्ट्स है अराउंड 60 प्रोडक्ट के आसपास जिसके DMF पाइपलाइन में है, जिसमें से अराउंड 15-16 के DMF फाइल हो चुके हैं, तो वो अप्रूवल में है। तो वो अप्रूवल आने का टाइम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल लगता है आफ्टर फाइलिंग। सो मोस्टली बाय दिस फाइनेंशियल ईयर विल गेट एटलीस्ट फॉर 7 to 8 प्रोडक्ट्स। ओके। तो मतलब जितना मैं समझता हूँ कि कमर्शियल प्रोडक्शन भी इमीडिएटली शुरू नहीं हो पाता होगा। हाँ, अप्रूवल के बाद भी आपको मिनिमम 6 से 8 महीना चाहिए। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी इनिशियल स्टेज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब वो प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट को इनिशियली से अप्रूव और कमर्शियल होने में पूरी साइकिल कितना लेगी? कम से कम 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। Yes. तो आपने जो कोविड के टाइम पे प्रोडक्ट लिए होंगे वो अब दिख रहे हैं, Exactly. और जो अब करोगे वो दिखेंगे FY 30 के में। आसपास। ओके ओके, चलिए। तो अब ये जो नए एक्विजिशंस करते हैं, इससे कुछ हेल्प आता है क्या इनमें? या सी, हमने नए जो एक्विजिशंस किए वो बेसिकली हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, जहाँ पे हमारे पास सप्लाई चेन का प्रॉपर कंट्रोल रहे और प्राइस कंट्रोल और कंपटीशन के लिए हमको कहीं पे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में रेगुलर प्रोडक्ट में ब्रेक ना लगे। सो दैट वाज स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज, मीन्स वो प्लानिंग था कि जहाँ पे हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन को सिक्योर करना चाहते थे, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर का मेरी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी क्लियर है कस्टमर की साइड से, तो वो क्वांटिटी मेरे को नेक्स्ट 1 or 2 ईयर में चाहिए। तो एक आपने 7 नए प्लान प्रोडक्ट बोले कि ये आ जाएंगे जल्दी, तो अगर ये जो 7 नए प्रोडक्ट रहेंगे, ये एग्जिस्टिंग
प्रोडक्ट जैसी ही इनकी प्रोफाइल रहेगी, या इनके मार्जिन बेटर होंगे, या इनकी मार्केट ज़्यादा बड़ी होगी, ऐसा कुछ? सी मार्केट वाइज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड कस्टमर टू कस्टमर वो वेरी कर रहा है, बट आई थिंक इट विल कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 20 to 30% फर्दर रेवेन्यू अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ओके, और ये कब तक हम उम्मीद लगाएं इन नंबर्स? FY28. FY28। एक चीज़ और कि आपने दो ग्लोबल इनोवेटर्स, मतलब आप क्योंकि CDMO के अंदर भी जाने की बातचीत कर रहे हो, जरा पहले CDMO समझाओ क्या चीज़ होता है। सी देर आर टू मेथडोलॉजी. आपको किसी का बेसिकली जॉब वर्क कर रहे हो, उसमें एक होता है CMO और एक होता है CDMO. CMO मीन्स कि जिसमें टेक्नोलॉजी वगैरह आपको कस्टमर दे रहा है, यू हैव टू जस्ट प्रोड्यूस एज पर देयर टेक्नोलॉजी विद देयर रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड क्वालिटी सिस्टम. CDMO में ऐसा है, कस्टमर आपको प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको करना है, टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करनी है और डेवलप करके उसको देना है. तो इसमें रिसर्च भी आप ही करोगे? रिसर्च और आपका IP एक्सक्लूसिविटी आपके पास ही रहेगा. ओके, तो आप अभी CDMO पे काम कर रहे हो, कितने मॉलिक्यूल्स? हमारे पास अभी 3 मॉलिक्यूल्स हैं. और इनके अप्रूवल्स की उम्मीद या? उसमें एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी वैलिडेशन स्टेज हो गया है. वी हैव सप्लाइड द वैलिडेशन बैचेस टू कस्टमर. उसके बाद कमर्शियल होने में मिनिमम 1 साल लगेगा. और दूसरे 2 मॉलिक्यूल है, उसकी वैलिडेशन बैचेस प्लांट है Q3 में. तो आमतौर पे CDMO के मार्जिन API के मार्जिन से ज़्यादा काफ़ी बेटर अच्छे होते हैं। रहते हैं. तो अगर ये CDMO वाला जो बिजनेस है आपका, ये कब तक पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन होके नंबर्स में दिखेगा? FY28. FY28 में। तो दो चीज़ें FY28 में आएंगे, एक तो ये वाला पार्ट और दूसरा मैं जो आपके पुराने 7 मॉलिक्यूल है उनका वाला पार्ट। चलो अब आता हूँ जरा वो तीसरे वाले हिस्से पर। पहले तो ये अक्सर सुनता हूँ फार्मा में ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं, ऐसा होता है क्या? जनरली ऐसा होता नहीं है, बट अभी ये ग्लोबल सिचुएशन जो है उसकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा है. बेसिकली कैसा है, फार्मा या कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में द सोलवेंट वाले जितने पार्ट है, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है. तो वो प्राइसिंग उसका डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रूड्स एंड डॉलर्स. अगर वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा है तो हाँ, वो प्राइसिंग वगैरह एवरी वीक या एवरी मंथ चेंज होते रहते हैं. तो आपके लिए पिछले 15 साल में कोई ऐसा बड़ा वॉलेटाइल मूवमेंट आता है कि क्रूड एक बारी बीच में बहुत भागा था, सो आपने ऐसा वॉलेटाइल मूवमेंट कभी देखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर? सी जनरली कैसा है, हम लोग B2B काम कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट में MRP है नहीं. और दूसरा ऐसा है, हमारे जो कस्टमर है उसको भी मालूम है रॉ मटेरियल प्राइसेस जैसे ही इंक्रीज हो गए, सो हम लोग API और इंटरमीडिएट के प्राइस भी उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करेंगे टू मेंटेन आवर मार्जिन. तो हमको उतना दिक्कत नहीं आया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर कस्टमर इज रेडी टू पे. एटलीस्ट 5 to 7% प्लस माइनस है तो कोई इश्यू नहीं है, बट इफ इट इज मोर देन 10%, कंसिडरिंग द फोर्स मेजर, दे विल पे फॉर द इंक्रीज प्राइसेस. तो आप क्योंकि फार्मा मार्केट को इतने सालों से देख रहे हो, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लिया इस ड्यूरेशन के अंदर, इंडियन मार्केट में भी गवर्नमेंट का काफ़ी इनिशिएटिव चल ही रहे हैं PM की तरफ से, और ग्लोबल मार्केट्स में भी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो ये फार्मा मार्केट का जो एक्सपेंशन है, ये कितना बड़ा मार्केट एक्सपेंशन मान रहे हो आप? आई थिंक मेरे ख्याल से अभी ग्लोबली समवेयर अराउंड 2 ट्रिलियन के आसपास है. नेक्स्ट 7 to 8 years इट विल बी मोस्टली अराउंड 3 to 4 ट्रिलियन. ओके, और इंडिया का जो शेयर है या इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है इन ग्लोबल फार्मा, वो कैसी है? सी सुमित, अभी जो फार्मा और हेल्थ केयर सेगमेंट है वो पूरा चेंज हो रहा है आफ्टर ऑल दिस AI एंड ऑल दोस थिंग. सो जो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज ए स्मॉल मोलिक्यूल्स, जो केमिकल मोलिक्यूल्स है. न्यू एरा इज स्टार्टेड लाइक द पेप्टाइड्स, बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिक्स, जीन थेरापी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. सो दैट इज गोइंग टू चेंज द ह्यूमन लाइफ इन विद इन नेक्स्ट 10 to 15 years. इस पर आता हूँ और आगे इससे कंपनी कितना तैयार है इसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन एकदम से वो एक चीज़ ध्यान में आया कि एक सिचुएशन ऐसा भी आया था कि आपने सोचा था कि मैं कंपनी बेच दूँ, हाँ, वहाँ से आप अपने आप को टर्न अराउंड करके यहाँ तक लेकर आए मेंटली. नंबर से तो अपनी जगह बात है. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ये कैसे हुआ था? सी वो था 2020 में ड्यूरिंग द कोविड, क्योंकि बिफोर कोविड वी आर ऑलमोस्ट डूइंग 90% एक्सपोर्ट. और सडनली 7-8 महीना प्लांट बंद हो गया, एक्सपोर्ट वगैरह सब होल्ड हो गया था. एंड वी आर पास थ्रू द वेरी बैड साइड. तो उस टाइम पे इंटरनल भी इश्यूज हो गया, फैमिली इश्यू था. तो आई वॉज इन माइंड कि एक बार ये मगजमारी से निकल जाना है.
आई गॉट एन कस्टमर टू एक्वायर द फैसिलिटी। जो ऑफर था वो उसमें मेरी रिक्वायरमेंट थी और जो कस्टमर ने दिया था वो 10 CR का डिफरेंस था। मतलब उन्होंने 10 करोड़ रुपए ज्यादा आपने कम मांगे दिए, थे मैंने और ज़्यादा कम दिए। मांगे थे, ठीक है। तो वो रेडी नहीं था, तो इसके लिए मैंने वो ऑफर रिजेक्ट करके सोचा कि चलो एक बार ज़ीरो हो जाएंगे या इसको 5 साल में 10,000 करोड़ या 1,000 करोड़ 10,000 करोड़ का बना देंगे डाउन द लाइन। तो वो सोच के मना किया और वहाँ से ही वापस स्टार्ट किया। और फॉर्चुनेटली जो भी DMF वगैरह फाइलिंग किए थे वो स्टार्ट हो गया था अप्रूवल आना, तो थोड़ा बहुत विजिबिलिटी आना स्टार्ट हो गया था कि 2 साल 3 साल में कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और एक फाइनेंशियल जो बैकअप चाहिए था वो भी विद इन द सर्कल और रिलेटिव से वो मिल गया था। एटलीस्ट वी कुड सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स, और उसके बाद पूरा गेम चेंज हो गया। तो 10 करोड़ का जो डिफरेंस था उसको अगर ना मिट उस दिन मिल गया होता, हाँ। तो आज 1000 करोड़ पे नहीं पहुंचे होते। 1000 पे नहीं पहुंचा। अब बातचीत करते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी बात करनी है इसके ऊपर। तो पुनीत सर, सबसे पहले तो 3 एक्विजिशन आपने किए IPO के बाद से लेके अब तक। वो एक्विजिशंस प्लस पहले तो IPO से डिप्लॉयड फंड जिसका वर्किंग कैपिटल में एक रिक्वायरमेंट था, सेकंड एक्विजिशंस 3, तो इतना कुछ हो गया फाइनेंशियली पिछले एक साल के अंदर ही। ये जरा पूरा समझाना क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे इम्पैक्ट करेगा इसका। जनरली हमने वो DRHP में एक ऑब्जेक्ट था ऑर्गेनिक एक्सपांसन का, बट समहाउ हमारे पास जो कस्टमर की ऑर्डर विजिबिलिटी था उसमें वो हमारी टाइमलाइन में सेट नहीं हो रहा था, और मुझे कुछ भी करके कैपेसिटी एक्सपांसन करना मैंडेटरी था। तो हम लोग ऑलरेडी एक साइट के ऊपर हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन जॉब वर्क करवा रहे थे, जो बाइजोटिक लाइफ साइंस है, वो 4 साल से हमारा जॉब वर्क कर रहा था। तो एक हमने उसको एक्विजिशन के लिए प्लान किया ताकि मेरा बैकवर्ड का सप्लाई चेन सिक्योर हो पाए और मुझे फर्दर कहीं पे वो उतना डिपेंडेंसी ना आए। दूसरा हमारा टारगेट था कि मेरे को एक स्पेसिफिक इंटरमीडिएट प्लांट चाहिए जहाँ पे प्योरली इंटरमीडिएट बनता रहे और मेरा यहाँ पे फिनिश गुड का कैपेसिटी अपने आप एनहांस हो जाए, फर्दर वो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए इमीडिएटली जाना ना पड़े। तो जो एपिको ऑर्गेनिक्स है उसके जो भी फाउंडर्स वगैरह प्रमोटर्स थे वो नोन थे और परिचित थे, और प्लांट भी ऑलमोस्ट 3 साल पुराना ही था, तो वो फैसिलिटी हमने देखी हुई थी और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी सूटेबल थी। तो वो दोनों एक्वायर करने का प्लान किया, फिर हमने IPO का ऑब्जेक्ट चेंज किया और दोनों एक्विजिशन कंप्लीट किए। तो वो दोनों और रादर तीनों एक्विजिशन कितने में आपने किया था? लास्ट वाला जो एक्विजिशन किया वो हमने रिमेंबर इंडिया का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए किया कि हमारा API फॉर्मुलेशन बना के करने के लिए, जिसमें हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो टोटल मिला के आई गेस हमारे पास हमने इक्विटी परचेज करने के लिए कुछ 14.3 CR के आसपास दिया है। तो जो आपकी जो 3 एक्विजिशन है, रिमेंबर इंडिया में तो हम हैं ही, बैठे ही हैं, हाँ। लेकिन बाकी जो 2 है वो किस जगह पर है? एक एपिको ऑर्गेनिक्स है वो पानोली में है, अंकलेश्वर के पास। बिजोटिक लाइफ साइंस है वो मोरबी में है। तो बिजोटिक जो है उससे आप बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कर लेते हो, उससे मार्जिन सपोर्ट आ जाएगा आपको। वहाँ पे API की फैसिलिटी भी है। ओके। वो API इंटरमीडिएट दोनों है, तो बट मैं उसको डोमेस्टिक API के लिए रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारा प्लानिंग वही है कि उसको इंटरमीडिएट और API दोनों के लिए यूज़ करें। तो आपके जो दोनों एक्विजिशन है, अभी मैं तीसरे बाद में आता हूँ, जो दोनों एक्विजिशन है ये दोनों अप एंड रनिंग है? यस, दोनों टॉप लाइन जनरेट कर रहे हैं? दोनों टॉप लाइन कर रहे हैं। तो क्या टॉप लाइन वहां से आ रहा है अभी? ये FY27 में स्टैंड अलोन एपिको ऑर्गेनिक्स का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं समवेयर अराउंड 150 CR। 150 करोड़? यस। आपकी खुद की टॉप लाइन 176 करोड़ है। हाँ। और आप उससे 150 करोड़ मांग रहे हो? चलो, और दूसरा वाला? बाइजोटिक से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 60 to 70 CR। तो मतलब 210 करोड़ की टॉप लाइन इन 2 एक्विजिशन से आएगी। आपकी एग्जिस्टिंग टॉप लाइन 176 करोड़ है, उससे डबल हो जाएगी। और ये That was the reason to acquire both the facility। ये कब तक पूरा आएगा नंबर्स में? मेरे ख्याल से FY27 में आ जाएगा, और मैं आई गेस अर्निंग कॉल्स में भी वो मेंशन कर चुका हूँ कि अराउंड 380 to 400 CR का हमारे पास अभी विजिबिलिटी है। बॉटम लाइन पे भी ये रिफ्लेक्ट होगा? बॉटम लाइन पे भी आएगा। दोनों प्रॉफिटेबल है? दोनों प्रॉफिटेबल। और अभी आपका बॉटम लाइन मोटा मोटा करीब 28 करोड़ के आसपास है। ये एक्विजिशन दोनों अगर वर्कआउट कर जाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करके चलें? मेरे ख्याल से 45 CR के आसपास डबल आएगा। यस, ये 2 एक्विजिशन है। 2 एक्विजिशन। तीसरे एक्विजिशन पे आता हूँ जो आपने किया है। ये फैसिलिटी जो कि मैंने खुद देखी है, तो बिल्कुल फैसिलिटी देखने में तो बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर एक्सपेंशन अभी भी चल रहा है, कुछ कुछ जगह है पीछे।
सो इसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे पूरा? सी ये फॉर्मुलेशन प्लांट है, उसको अभी कंट्रीब्यूट करने में मेरे ख्याल से 6 महीना और लगेगा, तो वी Okay. कैन एक्सपेक्ट आइदर इन H2 और Q4, अदरवाइज FY28 में इसका कंट्रीब्यूशन आएगा समवेयर अराउंड 60 CR के आसपास। तो FY28 में तीसरी चीज है, हाँ। पहले वो 7 फॉर्मुलेशन, दूसरे वो आपके जो फाइलिंग से मॉलिक्यूल के, और तीसरे ये एक्विजिशन का पूरा और हम वर्कआउट। लोग ऑर्गेनिक एक्सपांशन एनलॉन की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में कर रहे हैं, वो अराउंड 130 करोड़ का केपेक्स करके। तो वो केपेक्स कब तक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा पूरा? आई थिंक वो प्लांट हमारा रेडी हो जाएगा H1 Q1 ऑफ FY28। FY28 में। सो FY28 बड़ा क्रूशियल ईयर होने वाला लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ आ रहा है उस साल काफी के कुछ अंदर। चीजें हो रही है। तो FY28 के लिए जो आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, इसको इंटरनल अक्रूवल से करोगे? हम लोग 50% कुछ डेट प्लान कर रहे हैं बैंक से एज ए टर्म लोन, और रिमेनिंग फ्रॉम इंटरनल अप्रूवल। एक चीज और, आपके नंबर्स में देख रहा था कि कंटिन्यूअसली कैश फ्लो नेगेटिव है, ये थोड़ा समझाओ कि ये बिजनेस कैसे चलता है? बेसिकली ऐसा है फार्मा में, द जनरल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दीज वर्किंग कैपिटल डेज, लाइक सपोज मैंने आज कुछ रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स एट द फैक्ट्री, then it's quality approval, testing, then it will go in the production, final products quality testing, वो अराउंड 45 to 50 डेज का टाइम है। फिर लॉजिस्टिक कैलकुलेट करके कस्टमर का स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म्स रहता है 90 डेज। बट हमारा अब तक का जो एक्सपीरियंस है, एवरेज हम लोग 130-140 दिन पे पेमेंट रिसीव करते हैं, जो 90 डेज साइकिल है। तो मोरलेस अराउंड 180 डेज का वो पूरा साइकिल रहता है कैश जनरेशन का। और मीनवाइल हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट चालू रहता है, जिसके लिए DMF फाइलिंग के लिए कमर्शियल बेचेस का वैलिडेशन, वो इन्वेंटरी रहेगा। तो वो इन्वेंटरी मेरा रहेगा कम से कम 1.5 से 2 साल बुक्स के ऊपर, तो इन्वेंटरी डेज भी बढ़ जाएगा और मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे भी अफेक्ट आएगा। तो हम लोग जैसे भी कंटिन्यूसली नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से वो कैश फ्लो का इम्पैक्ट आ रहा है। बट लेटर ऑन आई थिंक हमने वर्कआउट किया है कुछ स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ गिविंग द क्रेडिट टू कस्टमर, तो वी आर होपिंग दिस ईयर FY27 विल क्लोज इट विद द पॉजिटिव कैश फ्लो। FY28 पॉजिटिव कैश फ्लो, यस। तो FY27 में पैट डबल, FY27 में ये रेवेन्यू डबल, ये दोनों चीजें होंगी, और FY27 में हम कैश फ्लो पॉजिटिव होंगे। यस। ठीक है, तो चौथी चीज FY28 के लिए है। एक चीज और, 27% का मार्जिन, ऑल टाइम हाई 26-27% का मार्जिन आप दे रहे हो OPM में, ऑल टाइम हाई के करीब हम खड़े हैं। ये 27% 26% मार्जिन सस्टेनेबल है? जब तक हम लोग एक फैसिलिटी ऑपरेट कर रहे थे उसके लिए हाँ सस्टेनेबल है। अभी नाउ हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं, और दूसरा वी आर ब्रिंगिंग द प्रोफेशनल्स, वी आर ओवरहेड का भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो 27-28 थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यस 23-24% इज सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल मार्जिन है। एक साल बीच में आया था 2024, बड़ा ही रेवेन्यू के हिसाब से ड्रॉप था, 113 करोड़ की टॉप लाइन सीधे 66 करोड़ हो गई, और अगले साल फिर 66 करोड़ की टॉप लाइन 120 करोड़ हो गई। ये क्या था? सी एक्चुअली ऐसा था, वी हैव अप्लाइड फॉर द एनवीसा अप्रूवल, जो सबसे टफ है, जो टफ है ब्राज़ील के लिए, और हमको जो भी प्री ऑडिट हुआ था उसमें मेजर चेंजेस कुछ करने थे मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक में और स्टोर में, जिसके लिए हमको मिनिमम 3 से 4 महीने का शटडाउन लेना पड़ा था। तो वो इम्पेक्ट पूरा सेल्स के ऊपर आया था। हाउएवर वी आर होल्डिंग द इन्वेंटरीज फॉर सम ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज यू कैन सी द फिगर्स, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उसने हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे वो इम्पेक्ट नहीं आया, टर्नओवर ऑलमोस्ट 40% रिड्यूस होने के बाद भी। बट उसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर मिल गया, जो इन्वेंटरी हम लोग होल्ड कर रहे थे, और साइट अप्रूवल हमारा विद 0 डिस्क्रिपेंसी के साथ हो गया। तो 24% का मार्जिन उस साल भी आपने जनरेट किया था। yes. तो वो जो प्रोडक्ट थे वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट थे। yes. तो इस समय अभी उस सब फैसिलिटी के अप्रूवल के बाद, या ऐसी कोई सिचुएशन क्या गोइंग फॉरवर्ड भी हम देख रहे हैं, ऐसा कोई अप्रूवल या कोई पेंडिंग चीज? I think if we only US FDA if we are going, then facility is 100% compliance with that in terms of hardware, means construction, all these equipments, documentation part, quality control part, everything is as per the US FDA requirement. तो फ्यूचर में ऐसा कुछ आने के चांसेस अभी कुछ नहीं है, बट हाँ ग्लोबल सिचुएशन कुछ चेंज होती है और कुछ ऐसा होता है पेंडेमिक जैसा, तो वो बियॉन्ड द कंट्रोल है। तो आपने भी थोड़ी देर पहले एक शब्द यूज किया था पेप्टाइड और नई फैसिलिटी।
जरा इन दोनों चीज़ों को समझाना है, पेप्टाइड क्या चीज़ रहेगी, नई फैसिलिटी क्या है, और ये जो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन आप करने की सोच रहे हो, ये कितना वर्कआउट करेगा कंपनी के लिए। FY 28 को तो छोड़ दो, उसमें तो चल ही रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, ये कितना गेम चेंजर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। सी पेप्टाइड आपने रिसेंटली सुना होगा GLP-1 ओजेम्पिक मोंजारो, so that semaglutide, tirzepatide, all are the peptides. So this is a new field which is now emerging field in the healthcare segment. So we have developed the products. So we are going with the new greenfield project with the peptide and some of the biosimilars product. So that will be the game changer in next 5 to 7 years. और हमको वो बायो प्रोडक्ट्स के लिए विल ट्राई टू मेक ऑल दिस फॉर्मुलेशन ऑल्सो इन हाउस इंस्टेड ऑफ सेलिंग द API. We'll sell our final medicine in the market. So that is the whole plan for the next 5 years. तो इनके मार्जिन जो रहते हैं, क्या वो एग्जिस्टिंग मार्जिन से बेटर होते हैं? It is much better. और ये कंपनी के हिसाब से अगर मैं समझूं तो कब तक नंबर्स के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा मोटा मोटा? You can expect by FY 29 or 30. FY 29-30 तक ये प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। आज एनलॉन को जो हम देख रहे हैं, क्योंकि अब आप ऑलरेडी जहाँ खड़े हो वहाँ पर टॉप लाइन रिकॉर्ड पर है, बॉटम लाइन रिकॉर्ड पर है, मार्जिन ऑलमोस्ट रिकॉर्ड पर है, सारे नंबर्स ऑलमोस्ट रिकॉर्ड पर है, लेकिन आपके लिए आपका कहना है कि FY 28 आपके लिए और बड़ा गेम चेंजर रहेगा। सो ये नंबर्स को कैसे हम ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे? हम लोग काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपांसन और ऑर्गेनिक एक्विजिशन और इनऑर्गेनिक एक्विजिशन ऑल्सो। तो 2-3 कंपनियों का हम लोग प्लान कर रहे हैं जो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन है, हेल्थ केयर में ही है, बट इट विल गिव अस द मच बेटर रेवेन्यू विद द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक चीज़, 2009 में कंपनी शुरू हुई थी, IPO आया 2025 में, ठीक, लेकिन प्लांट आपका शुरू हुआ था 2018 से लेके 2026 में। सो ये जो IPO है, ये जल्दी आया है कि लेट आया है? मेरे हिसाब से लेट आया है। आपको जल्दी ले आना चाहिए था। अगर कोविड नहीं होता तो जल्दी आ जाता। और दूसरी चीज़, आपका IPO आया 2025-26 में और आपने 1 साल के अंदर ही 3 नए एक्विजिशन कर दिए और टॉप लाइन डबल होने की बातचीत है। ये जल्दी है कि लेट है? वो टाइम पे है। सो ये एक्सपेंशन सुनने में बड़ा एग्रेसिव लग रहा है कि आप बहुत एग्रेसिव एक्सपैंड किए जा रहे हो, बैक टू बैक एक्विजिशन करके और 2 नई फैसिलिटी को और शुरू करके। सो क्या ये एग्रेसिव एक्सपेंशन में आता है या पुनीत जी के लिए एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है? ये मेरे ख्याल से ये एग्रेसिव नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए विद इन द राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग द व्हीकल। सो आई थिंक 2 साल में वो रेडी हो जाएगा। तो जो भी उसके आर्म्स है वगैरह हम लोग वो रेडी कर रहे हैं। तो इस पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है। एग्रेसिवनेस आपको लग रहा है, बट वो ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी डिले हो चुका है। सो ये जो एक्सपेंशन या एक्विजिशंस की बातचीत थी, ये इन साइडलाइन विद IPO चल रही थी क्या? यस। तो उसी समय से आपके दिमाग में थे कि मैं ऐसे आगे चल के एक्वायर करूंगा और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन मुझे सपोर्ट करेगा। सो अभी के लिए कंपनी रॉ मटेरियल से लेके फाइनल API प्लस CDMO तक के लिए सिक्योर है, प्लस मेडिसिन फॉर्मुलेशन। तो इनके लिए आप पूरी तरह से सिक्योर हो। और गोइंग फॉरवर्ड जो आपका प्लान बन रहा है वो बन रहा है पेप्टाइड से लेकर नई इमर्जिंग फील्ड्स को लेकर भी। आपकी फील्ड में भी कहीं AI का कोई यूज होता है क्या? हाँ, अभी यू कैन से लाइक AI इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द R&D। जो आपका ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है उसका टाइम काफ़ी कम कर दिया है। और API मैन्युफैक्चरर के लिए मेरे ख्याल से कंप्लायंस और रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन वाला जो टाइमलाइन है वो AI की वजह से काफ़ी कुछ कम हो सकता है। तो धीरे धीरे हेल्थ केयर में अभी ड्रग डिस्कवरी में, बट लेटर ऑन वो मैन्युफैक्चरिंग में भी आ सकता है। तो अगर कभी ये कंप्लायंस आना पड़ा या कभी ये सिचुएशन बदली तो आप तैयार हो इसके लिए? हाँ, हम लोग तैयार हैं। FY 27, FY 28 ये 2 क्रूशियल ईयर है, 28 स्पेशली। सो क्या कंपनी से हम उम्मीदें लगा के चलें, स्पेशली मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू फ्रंट पर? FY 27 का तो मोर और लेस मेरे ख्याल से जो हमको विजिबिलिटी है 380 to 400 CR टॉप लाइन, अराउंड 45 CR के आसपास का पेट। FY 28 के लिए इफ एवरीथिंग गोज एज पर आवर प्लान देन वी आर सीइंग समवेयर अराउंड 700 CR ऑफ द टॉप लाइन विद द पेट ऑफ समवेयर 75 CR। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से 3 टाइम्स आपका पैट और 3 टाइम्स आपका रेवेन्यू 2 साल के अंदर उम्मीद लगा रहे हैं।
यस अब बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब इसी का ही दूसरा हिस्सा है डेट। आप डेट फ्री हो अभी के लिए और अच्छा कैश भी जनरेट हो रहा है। सो ये जो एक्रूअल्स होंगे या पूरा एक्सपेंशन होगा, इस एक्सपेंशन के बाद डेट टू इक्विटी कहाँ लेकर हम चले जाएंगे? डेट टू इक्विटी मेरे ख्याल से हम लोग 0.5 से 1% के अंदर ही रखेंगे। ओके, तो बहुत डेट तो नहीं बढ़ने नहीं, वाला है कंपनी के ऊपर। अब दूसरा हिस्सा भी आएगा, क्योंकि अगर आप डेट नहीं यूज करोगे तो इक्विटी यूज करोगे। सो इक्विटी में भी 52-53% की होल्डिंग आपकी इंटैक्ट है सो फार। तो यही मेंटेन रखोगे या कुछ थोड़ा बहुत? हम लोग एनी पॉइंट ऑफ टाइम 51 से नीचे नहीं जाने देंगे। ओके, तो मतलब 50 के ऊपर तो रहेगी इक्विटी। सो एक्सपेंशन की केस में कैश फ्लोज, डेट टू इक्विटी का Yes, कॉम्बिनेशन maybe लेकर, we have the option for the right issue also ओके, गोइंग फॉरवर्ड। going forward. तो अभी के लिए सर जिस तरह का, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल आपका काफी बड़ा है और ये इस पूरे सेक्टर का ही काफी बड़ा होता है, Almost. तो इसको ईज ऑफ करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहे हो क्या? कैसे कर सकते हैं? See, instead of B2B, we have to go with the or B2C plan also. ओके, हम लोग जो API कर रहे हैं उसका हो सकता है कि हम लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी खुद ही करें, तो वहाँ पे वो वर्किंग कैपिटल साइकिल कम हो सकता है। तो आने वाले समय में B2C मान सकते हैं क्या, कभी जरूरत पड़ी तो? यस, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है एक बार को आता हुआ दिखाई पड़े। तभी तो हम फार्मा कंपनी बनेंगे। राइट नाउ पूरी वी आर तरह से। API मैन्युफैक्चरर। सो सर आज राजकोट से, मतलब जब आप केमिकल से अपने आप को बदलते हुए एपीआई से सीडीएमओ से फर्दर फार्मा फॉर्मुलेशन एंड व्हाट नॉट बढ़ते हुए देख रहे हो, तो जब पलट के अब देखते हो खुद को, जहाँ से शुरू किया था वहाँ से अब तक, कैसा लगता है जर्नी देख के? काफ़ी वो मतलब ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट सीइंग द ड्रीम, और जो भी सोचा है वो हो रहा है। नहीं तो भले कभी टाइम जब लग रहा है। बेल्जियम के क्लासेस से पास आउट होके पहुंचे होंगे यहाँ पर और केमिकल शुरू किया होगा, और आज जब आप लिस्टिंग के बाद इतनी चीज़ें देखते हो, दुनिया भर के फॉर्मुलेशंस देख रहे हो, एआई देख रहे हो, सो जब पलट के देखते होंगे कि यार कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और वो भी स्टैंड अलोन अपने ही दम पर। सो ये सिचुएशन, दोस्त यार बाकी लोग जिन्होंने कभी साथ दिया होगा, कैसा लगता है उन सबके साथ रह के ये चीज़ें? वो ऐसा है सुमित, वो टाइम ही नहीं रहा है। मतलब आप समझो ना, जब से स्टार्ट किया है तो एनलोन के अलावा कुछ और था ही नहीं। तो जो भी टाइम वगैरह जो दिया है वो कंपनी के लिए ही दिया है। वो जो सोचा था वो भले थोड़ा लेट हुआ हो, बट ऊपर वाले ने वो सब दिया है कि वो टाइम टू टाइम हो रहा है। और अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है, जहाँ पे डिले हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ था। 2020 का भी टाइम आया था, वो अच्छे के लिए आया था। अगर वहाँ पे दे दिए होती कंपनी तो आज कुछ नहीं होता। तो कंपनी के लिए अगर मैं कोई 2 ट्रांसफॉर्मेशन ईयर पूछूं, कौन से रहेंगे? आई थिंक वन इज 2016, जब हमने खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने का प्लान किया, और दूसरा था हमारे लिए 2021 कि जहाँ पे वो सेल करने के लिए मना किया। अब अगले 2 साल अगर पूछूं गोइंग फॉरवर्ड, जिनको आप सोच रहे हो कि ये मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन ईयर रहेंगे, वो कौन से होंगे? मेरे ख्याल से 2029-30। 2029-30, जहाँ पर आपके सारे जो केपेक्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, और आप उस सिचुएशन में खड़े होंगे जहाँ पे नए केपेक्स आप प्लान कर रहे होंगे, वो पार्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट है आपका ये जो एक्विजिशन है, इन 3 एक्विजिशन और नए ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट के बाद, इसके अलावा भी कोई एक्सपेंशन रखा है आपने? हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा एक पेन मैनेजमेंट का इकोसिस्टम बना है। सो वी आर प्लानिंग फॉर सम सर्जिकल इम्प्लांट्स व्हिच इज आल्सो गोइंग टू बी द बिग मार्केट इन इंडिया। तो अभी की फैसिलिटीज क्या इसके लिए तैयार हैं? नहीं, वो पूरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ही रहेगा। ओके, और जो एग्जिस्टिंग नई फैसिलिटी ली हैं, पहले तो वो पूछना भूल गया कि आपका अभी का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड अगर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में ही आपको एक्सपैंड करना पड़े तो कोई स्कोप है? हम लोग एग्जिस्टिंग एनलोन का वो ऑलमोस्ट ऑप्टिमम लेवल पे, वहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर द ऑर्गेनिक एक्सपांसन। वो जो एग्जिस्टिंग है उसका ऑलमोस्ट 4 गुना बड़ा है। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे 400 मेट्रिक टन पर एनम का है। वो नया एक्सपांसन हम लोग कर रहे हैं समवेयर अराउंड 1600 to 1800 मेट्रिक टन पर ईयर। ठीक है, एपीको का प्लांट है, वो हम लोग अभी ऑलमोस्ट 60-70% पे चला रहे हैं। बाइजोटिक है, दैट इज समवेयर अराउंड 40 to 50%। सो कंसोलिडेटेड बेसिस पे वी आर यूटिलाइजिंग एटलीस्ट 60% ऑफ आवर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। तो जो बाकी जो 2 नई फैसिलिटी है उनकी यूटिलाइजेशन कहाँ ले जाने की सोच रहे हो आप 2 साल में? वी ट्राई टू कीप एटलीस्ट 70 to 75% एवरेज। एवरेज। सो कंसो जो आपका यूटिलाइजेशन होगा वो 70-75 के आसपास आ जाना चाहिए। सो और दोनों फैसिलिटीज़ में जो नए एक्वायर्ड हैं
उनमें है इतनी कैपेसिटी कि फर्दर एक्सपैंड करना पड़े तो हो जाए? वहाँ पे है हमारे पास स्पेयर एरिया, एग्जिस्टिंग एनलॉन की पूरी हो चुकी है? एग्जिस्टिंग एनलॉन की पूरी हो चुकी है। रैपिड फायर। पहला, अगर पुनीत जी ये नहीं होते तो क्या होते? मैं केमिकल के बिना कुछ करता ही नहीं। यू वॉन्ट बिलीव सुमित, मैं 2000, मेरे को याद है 2011 आई थिंक 1 और 2000 में ही शायद 11th साइंस के स्कूल में जनरली तभी के सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना होता है। फर्स्ट डे टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन बीएससी कितनों को करना है, और वहाँ पे उस टाइम पे ट्रेंड ऐसा था बीएससी वही करता है जिसको कुछ करना, कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता है। और पूरे क्लास में मेरा एक का ही हाथ ऊंचा खड़ा किया हुआ था। फिर पूरे 2 साल 11th 12th में वो टीचर ने मुझे टच ही नहीं किया, कुछ भी होता था तुमको तो बीएससी करना है, तुमको तो चलेगा। बट वो टाइम से मतलब 25 साल पहले से भी मुझे मालूम था कि मेरे को ये केमिकल ही करना है। दूसरा, अगर आज आपको मैं पूछूं कि अपने यंगर पुनीत को कोई सलाह देनी हो कि ये चेंज करना हो, क्या करते हैं? कुछ भी काम करने से पहले 2 बार सोचना है और सबके ऊपर भरोसा नहीं करना है। ठीक है। तीसरा, अगर मतलब आपने, क्योंकि 8 बजे सुबह आप ऑफिस आते हो, शाम को 8 बजे घर जाते हो, जो मेरे को आपका रूटीन पता है उसमें, सो अपने लिए कुछ रखा है कोई शौक, या सब एनलॉन को दे दिया? सब एनलॉन को दे दिया। तो कभी जब आप ट्रेवल करते हो या कहीं बाहर जाते हो, वहाँ लगता है मन की वापस प्लांट में नजर रहती है हर टाइम? हार्डली 3 to 4 days मैक्सिमम। अच्छा, लास्ट टाइम छुट्टी कब लिया था? मैं जनरली साल में एक बार फैमिली के साथ जाता हूँ। ओके। और उस समय पर भी प्लांट ही घूमता रहता है मन नहीं, में? उस टाइम पे नहीं होता। उस समय नहीं घूमता। ओके, अभी अगर मैं पूछूं कि पुनीत जी को सबसे बड़ा फियर किस चीज का है? फॉर एनलॉन का जो सेटअप है उसके लिए मैं बोलूँ तो जो भी क्रूशियल और कोई भी फार्मा कंपनी के लिए रहता है वो है कंप्लायंस और रेगुलेटरी पार्ट। सो दैट मेंटेन करना उसको, और उसके लिए जो भी एफर्ट्स चाहिए ना, दैट इज़ द मेन पार्ट। अदरवाइज दूसरा फियर वाला चीज़ ऐसा है कि सपोज आने वाले 5-10 साल में कोई ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ चेंज आ गया जिसके लिए हम लोग अगर रेडी नहीं हुए और उसकी वजह से पूरा गेम चेंज हो गया, तो वो अवॉइड करने के लिए हमको हर रोज़ उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि फार्मा एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको हर रोज़ इनोवेट करना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीवन, और आप उसके ऊपर कभी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हमको सब कुछ आता है। तो आपको हर रोज़ उसको डेवलप करना है, हर रोज़ इम्प्रूव करना है। तो स्पेसिफिकली हमारी प्रोडक्ट्स में हम लोग जो कीटोप्रोफेन बोल रहे हैं आज, उसका जो इनिशियली 2019 में जब डेवलपमेंट चल रहा था, उसका उस टाइम पे मेरा जो कॉस्ट आ रहा था वो आज की डेट में ऑलमोस्ट 15% है, बट हम लोग सेल कर रहे हैं मोर और लेस सेम प्राइस पे। तो पुनीत सर, लिस्टिंग के बाद से शेयर देखते हो अपना? दिन में एक बार देखते हो। एक बात और, कि अगर किसी फाइन डे आपको, आप कहीं हो और फोन आया कि कुछ भी हुआ, मतलब कोई अनहोनी, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, हाउ विल पुनीत रिएक्ट एट दैट टाइम? आई थिंक है ना सुमित, हमने पूरा सिस्टम ऐसे बनाया है, मैं अगर फैक्ट्री पे 6 महीना नहीं जाऊँ ना तो भी वो चलने की, बट अभी रूटीन हैबिट की वजह से मैं हर रोज़ जाता हूँ। तो कुछ भी ऐसा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आया, सो आई थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज एनीथिंग। ओके। और अगर गोइंग फॉरवर्ड आपको ये चीज़ इम्पार्ट करनी हो, अपनी जो आपने सीखा समझा, किसी को समझाना हो, वो आप कैसे करोगे? उसके लिए तो मुझे मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढना तो काफ़ी डिफिकल्ट है। लास्टली, सारे शेयर होल्डर आपको सुन रहे होंगे, सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे सुन रहे होंगे, कोई भी हमारा दर्शक सुन रहा होगा, आपको अगर उनको कोई मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज दो? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो वर्ल्ड पूरा चेंज हो रहा है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, रिसोर्स और फिनेंशियल कैपेसिटी, मोस्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्लेयर्स आर स्टैंडिंग एट सेम लेवल। यहाँ से कौन कितना आगे जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू विल लर्न द न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू चैलेंजेस, और जो चेंज 10 साल में आने वाला है वो पिछले 50 साल में नहीं आया है, एंड वी आर रेडी विद दैट। चलिए पुनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत सारी डिटेल में बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए हमसे डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे पुनीत असाड़िया सर को, जो कि चेयरमैन एनएमडी है एनलॉन हेल्थ केयर की, और तमाम डिटेल्स आपके सामने है, खासतौर से नंबर्स को लेके, आंकड़ों को लेके, प्लान को लेके, एक्सपेंशन को लेके। उम्मीद आपको पसंद आया होगा।